नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गजों ने इस पर अपनी बात रखी है, लेकिन बिल पेश होते ही सदन में हंगामा भी शुरू हुआ। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, सपा से अखिलेश यादव, डीएमके से टीआर बालू सहित तमाम विपक्ष के दिग्गजों ने परिसीमन बिल का विरोध किया है। कांग्रेस ने बिल पेश होते ही कहा कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इसका मतलब नहीं है। अमित शाह ने इसका पलटवार भी किया और कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है। उधर तीनों बिल सदन में पेश हो या नहीं, इसे लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 207 वोट पक्ष में पड़े। दोपहर बाद पीएम मोदी ने इस बिल के पक्ष में अपनी बात रखी और भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार का मत है कि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। अब पक्ष और विपक्ष के अपने अपने मत है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किए जाने की बात कही जा रही थी, जिससे लोकसभा की सदस्य संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि होगी, जिससे कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल संख्या का 1/3 है। इसमें किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी मौजूदा ताकत बरकरार रहेगी। अब इन तीनों बिलों पर कल वोटिंग होनी है। देखने वाली बात होगी कि महिला आरक्षण में परिसीमन और ओबीसी आरक्षण पर कोई समाधान निकलेगा या विरोध के बीच ये विधेयक अटक जाएगा। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं इस विधेयक से जुड़ी अहम बातें। संसद में पेश होने वाले 3 बिलों के प्रस्ताव क्या हैं? तीनों विधेयक पास होते हैं तो 2029 के आम चुनाव से ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ हो सकता है। ये प्रस्ताव 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था। सबसे बड़ा प्रस्ताव लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि इन्हें बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जाए, ताकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके। दूसरा अहम प्रस्ताव, सरकार ने सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं, ताकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। हालांकि उस कानून को लागू करने की शर्त ये थी कि पहले नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन हो। उस समय चिंता जताई गई थी कि ये आरक्षण लागू होने में काफी समय लग सकता है। अब नए विधेयकों के जरिए सरकार उस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है, ताकि 2029 के आम चुनाव तक महिलाओं को आरक्षण मिल सके। परिसीमन पर दक्षिण भारतीय राज्यों को क्या है डर, क्या है आपत्ति? दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर ताकत कम हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, जिससे संतुलन बना रहेगा। फिर भी क्षेत्रीय दल इसे अपने प्रभाव में संभावित कमी के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला कदम है। जैसे ही ये विधेयक सामने आए, विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि ये कदम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश है और इसे उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं के लिए क्या? अलग से कोटा नहीं होने का मुख्य कारण संवैधानिक प्रावधानों का अभाव और राजनीतिक आम सहमति की कमी है। वर्तमान कानून सिर्फ SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है, न कि लोकसभा विधानसभा में ओबीसी के लिए। सपा, आरजेडी और कांग्रेस जैसे कई विपक्षी दल कोटे में कोटा ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि ओबीसी के लिए कोटा न होने से 41% आबादी का प्रतिनिधित्व कम रहेगा और सामाजिक न्याय का सिद्धांत कमजोर होगा। ये विधेयक जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जिसका मतलब है कि इसके लाभ के लिए ओबीसी को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। महिला आरक्षण विधेयक में परिसीमन को जोड़े जाने पर मुख्य लड़ाई 2026 के बाद होने वाले सीटों के पुनर्गठन में उत्तर बनाम दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे और बिल के लागू होने में देरी को लेकर है। विपक्षी दलों का मानना है कि इसे जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि परिसीमन एक संवैधानिक और आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे महिला आरक्षण के साथ मिलाकर ही सही तरीके से लागू किया जा सकता है।
और चलिए अब आपको बताते हैं महिला आरक्षण पर क्या है नंबर गेम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक पेश किए जाने हैं। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 360 सांसदों का समर्थन जरूरी है। एनडीए के पास अभी बीजेपी के पास 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7 और अन्य सहयोगी 18 हैं। यानी कुल 293 सांसद, यानी सरकार के 360 आंकड़े से 67 सांसद दूर हैं। इसी तरह राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसद जरूरी हैं। एनडीए के पास अभी बीजेपी के 106, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, शिवसेना के 2, अन्य सहयोगी 20 हैं। कुल सांसद 134, यानी सरकार 29 सांसदों की कमी में है। विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसका परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष साथ नहीं आता है तो सरकार के लिए विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा। चलिए, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे, और सदन में भी, क्योंकि आज से ये एक पहला दिन था सत्र का, 3 दिन का ये सत्र है, तो क्या ये विधेयक पास होगा? बहुत सारे सवाल हैं, हम चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ आज सदन में हुआ, किसने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। हम सब भाग्यवान, देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, हम इसको लागू कर देते और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगा। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। हम उनकी सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो, जब आएंगे। अखिलेश जी बोलते हैं, जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। चलो ये नहीं। गांधी जी, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। ये देश एक एक देशवासी का है, किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। चलिए आगे बढ़िए। I oppose this introduction of this constitutional amendment bill, and this again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. इस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक बार तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी। नहीं देंगे, दीजिए, ऐसे नहीं। महिला बिल की चाशनी के नाम पर
जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। There are consequences, sir. Just when the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है, उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। श्री अर्जुन मेघवाल जी की बात सुनी और कहीं उनके बातों से लग रहा था कि शायद पहली बार महिला आरक्षण पे चर्चा हो रही है। कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे। लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत, वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल है और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में क्रांतिकारी बिल है जो महिलाओं के लिए लोकतंत्र में बराबरी का मौका। एवरीबडी इज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व इन द होल। हमारे देश के तमाम महिलाओं के लिए एक सम्मान देने की बात है ये आज का दिन। सो इसमें तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। देखिए, धन्यवाद देना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि महिलाओं को 33% आरक्षण की कई दशकों से बात होती रही। अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं, वो फ्यूज बल्ब की तरह हो गए हैं, तो कुछ भी मुद्दा उठाते रहते हैं। तो बीजेपी यही कर सकती है और की कर सकती है। विमेन बिल का मैं समर्थन करदा 33% 543 जो दे दो, पहला 543 जो दे दो ना 33%, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जे तुसीं 850 कर रहे हो, असल दे विच जे तुसीं कहंदे 1.5 गुना बढ़ाती तो सारे स्टेट दियां 1.5 गुना सीटां बढ़ा दो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, ये कोई केवल डिलिमिटेशन बिल नहीं है। जो उन्होंने वादा किया था और सर्वसहमति से पास हुआ था, वो यही था ना कि 2026 के बाद सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर तय करेंगे कि महिला आरक्षण कितना होगा। वही था ना, वो उन्होंने रद्द क्यों किया? अरे 2010 में इन्होंने विरोध किया था, बिल के खिलाफ वोट दिया था बीजेपी ने राज्यसभा में, तब कहाँ गई थी इनकी जो अभी जो बात कर रहे हैं। ये अस्थिर दिमाग का परिचय है। जब 2 साल पहले आपने हम सबसे पूरा सपोर्ट करवाया है, हमने यूनानिमसली सपोर्ट किया, अब फिर उसको चेंज क्यों कर रहे हैं? Reservations for women in this parliament from the very next election. But if you want to change the entire parliament, if you want to create a new delimitation, you need to take into account very many serious issues. There has to be a full examination of the point of view of all the states. महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति गणना मांगी जाएगी, जाति गणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाज। सारी पार्टियां एक मत है इस बिल को लेकर।
लेकिन ये बार बार स्वरूप क्यों बदला जा रहा है बिल का, पहली बात। और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो हम तैयार हैं, आप जो 543 सीटें हैं आप इस पे आरक्षण कर दीजिए, हम तो तैयार हैं। आप 2029 के चुनाव की बात करें तो हम तो तैयार हैं, आप 543 पे आप आरक्षण कर दीजिए 33% महिलाओं के लिए, समाजवादी पार्टी इसके साथ तैयार है। तो किस मकसद से लाए हैं, असली बात तो वो है। क्या मकसद है कि एकदम जल्दी में आप ये लेकर आए हैं और डिलिमिटेशन की आप उसके साथ जोड़कर, जब नया सेंसस आने वाला है तो आपको पहले भी नजर आ रहा था ये तो। लोग व्यस्त हैं, ऐसे में आपको भी क्या लाना था, 4 दिन बाद ले आते, 5 दिन बाद। 29 तारीख को खत्म था, इस 27 तारीख को लास्ट पोलिंग थी, 29 को लास्ट पोलिंग थी, 30 को बुला लेते। लेकिन ऐसी क्या जल्दीबाजी थी। 23 में इन्होंने लेकर के आए ये सोच के कि महिलाएं वोट देंगी, टाई फिस हो गए, 400 पे नहीं जाके 303 से 240 पे आ गए। वुमेन रिजर्वेशन को हमारा सपोर्ट रहेगा, वो तो 23 में ऑलरेडी मंजूर हुआ है, लेकिन उसके आड़ में जो डिलिमिटेशन का खेल चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। डिवाइड एंड रूल यही खेल है। चलिए, तो नारी शक्ति पर आर पार है और जिस तरीके से सदन में तीखी तकरार दिख रही है, ये तकरार देखिए 2-3 बातों के लिए होगी ही, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि होना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां तक परिसीमन की बात है उस चीज को लेकर सवाल है। दूसरा एक और अहम पहलू जो निकला वो ओबीसी महिला आरक्षण को लेकर निकला। आज पूरी सदन की चर्चा को देखिए तो वहां मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। तो देखिए, शुरू से एक ही बात आ रही है कि महिला आरक्षण होना चाहिए, 33% आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन आप किसको कितना देंगे ये क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है। जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक समर्थन पूरी तरीके से कैसे मिलेगा। और जहां तक साउथ की राजनीति है तो वहां से अगेंस्ट इसलिए हैं सब कि उनका कहना है आप तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के चलते महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से। तो कुल मिलाकर पेच फंसा है। कल वोटिंग होनी है, क्या पूरी तरह से समर्थन हो जाएगा या फिर ये विधेयक लटकेगा, हमें समझना पड़ेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी रीना सक्सेना। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतिशामुल हक, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले, क्योंकि गौरव जी कनेक्ट नहीं है, विमलेंदु जी, क्योंकि एक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ विमलेंदु जी, आज की मुख्य चर्चा में 2 सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि महिला आरक्षण का पूरा विपक्ष समर्थन कर रहा है, सिर्फ बात आ रही है डिमिलिटेशन को लेकर कि परिसीमन की जरूरत नहीं है, यथा स्थिति में जो कुछ भी है आप इसी पे आरक्षण को लागू करा दीजिए, इस अधिनियम को लागू करा दीजिए, तो सबका समर्थन है। परिसीमन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, यदि इससे आगे बात को ले जाएं तो फिर ओबीसी महिला को क्यों छोड़ रहे हैं, या अमित शाह ने जैसा कहा कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं है, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि मुस्लिम महिलाओं को क्या। तो ये वो फैक्टर हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। जब तक इनका जवाब नहीं आएगा कैसे माने कि चीजें आगे बढ़ेंगी? देखिए, ये पूरी की पूरी जो चर्चा चल रही है, कल परसों भी जब डिबेट हुआ था हमने कहा था कि जब इस तरह के विधेयक आते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा विचार विमर्श हो रहा है सदन में, और चर्चाएं लगातार चल रही हैं। आपने राखी जी जो अभी एक बात बोली ना कि ये लोग, जो कांग्रेस के लोग या जो विरोधी दल जो हैं, यह परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, बात ये नहीं है। ये मुख्यतः विरोध कर रहे हैं महिला विधेयक का ही। अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे चर्चा में यही बात आ रही है कि ये आप नहीं कीजिए, ये भी आप मत कीजिए, ये भी आप मत कीजिए। यानी जो ये तीनों विधेयक आए हैं ना, इसमें से कोई भी हम पास होने नहीं देंगे, यही इनका मूल एजेंडा है। महिला विधेयक के साथ साथ जो नारी वंदन विधेयक है, इसके साथ साथ जो डिलिमिटेशन एक्ट है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, यह तीनों तो ये जरूरत है इसको पास होने की। अगर आप देखें तो अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि 2029 में डिलिमिटेशन तो होगा नहीं, 2029 का चुनाव तो नॉर्मल ढंग से होगा। लेकिन अगर 2029 में महिला विधेयक, हमें महिलाओं को अगर आरक्षण देना है और उनका प्रतिनिधित्व देना है, तो अभी इस विधेयक में ये संशोधन और इस विधेयक में इसको पास कराना अभी जरूरी है। टाइमिंग की बात है। और इनका विरोध पूरी तरह से ये एक्सपोज हो गए हैं
दक्षिण के जो नेता लोग हैं उनके लिए दक्षिण जरूरी है, और कांग्रेस के लिए जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, उनको भी महिला सर्वोपरि नहीं है। उनके लिए सर्वोपरि है कि उनका वोट बैंक कहीं कहीं ऐसा नहीं हो कि अमेठी की सीट महिला सीट हो जाए तो राहुल गांधी जी को दिक्कत हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जहां से लड़ते हैं वो जगह जो है वह उनकी जो है वो महिला सीट ना हो जाए। समस्या उनके साथ ये है, और इस समस्या के कारण पूरे देश को वो एक तरह से समझिए कोई भी नई बात जब भी आती है सदन में, यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि कांग्रेस ने उसका हमेशा विरोध ही किया है। कांग्रेस डीलिमिटेशन का तो शुरू में पहले दिन ही सोनिया गांधी जी ने जो बयान दिया, उस बयान से ये बू आ गई कि वो आएंगे और आते के साथ ही जो है विधेयक का विरोध करेंगे। उनको विरोध करना है, उनको पास नहीं होने देना है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं है, 50% से ज्यादा जो है वह वहां पर जो है वो वोटिंग में जितने लोग सदन की जरूरत है उतने हमें जो है वो उनके समर्थन की जरूरत है। यही उनके लिए जो है वो सबसे बड़ी फायदे की बात है आज की तारीख में कि हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में खासकर फेडरल स्ट्रक्चर पे भी अभी ये बात कर रहे हैं कि उसका भी विरोध करेंगे। अगर सिर्फ सदन में यहाँ पास हो जाएगा तो दूसरे और स्टेट्स में भी उनको पास कराना है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए जरूरी है कि इसको जल्द से जल्द पास कराया जाए, सिर्फ सदन में आकर और ये कह देना कि हम इस कारण से इसका विरोध नहीं कर रहे। मूल रूप से यह पूरी तरह से महिला विरोधी मानसिकता की कांग्रेस पार्टी है, ये स्थापित हो चुका है, ये एक्सपोज हो रहे हैं और इनको इसी बात का डर रहता है। नरेंद्र मोदी जी से बार बार इनको तकलीफ इसी बात की है, एनडीए सरकार से तकलीफ इसी बात की है कि यह हमेशा जो है वह जो वो ये विरोध करते हैं उस विरोध का नुकसान इनको हो रहा है और होता है और ये हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया, अमित शाह जी ने भी कह दिया स्पष्ट रूप से कि इसमें किसी को कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जहां डीलिमिटेशन की भी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो पॉपुलेशन के आधार पर डीलिमिटेशन की चर्चा है, लेकिन यहाँ तो ये लोग अनुपातिक रूप से कर रहे हैं। किसी स्टेट को कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, जिसकी जितनी सीटें हैं अभी वर्तमान में उसी अनुपात में सीटें आगे बढ़ेंगी। तो इनको दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ मानसिकता की है। दिक्कत है कि राजनीति इनको करनी है, काम इनको नहीं करना, विरोधियों को काम नहीं करना, सरकार के काम में सहयोग करने की आदत नहीं है, डिक्टेटरशिप की आदत रही है और हमेशा से इसी आदत के हिसाब से ये चलते चले आ रहे हैं और ये चलेंगे। इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अगर ये तीनों विधेयक पास नहीं होते हैं किसी भी तरह से, अगर ये इसमें अरंगा अटकाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की महिलाएं इनको सबक सिखाएंगी। अभी वर्तमान की भी राजनीति में और आगे आने वाले भविष्य में भी इनको नुकसान तो होना ही होना है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। मेहमान कई सारे हैं, मैं चाहती हूं जो हमारे दो एक मुख्य मुद्दे हैं हम उसी पे अपनी चर्चा को रखें ताकि जल्दी जल्दी से सबकी बात भी आ जाए और प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रख पाए। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? शिवानंद जी, दो बातें हैं, अनम्यूट करिएगा। दो बातें हैं, देखिए इस बिल को लेकर और परिसीमन को लेकर और ओबीसी महिला आरक्षण को लेकर जो भी एक सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पे दो ही चीजें आई। तीसरा पॉइंट इसलिए जुड़ गया क्योंकि मुस्लिम आरक्षण महिलाओं की बात समाजवादी पार्टी ने उठाई। तो अमित शाह कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पर आरक्षण हम दे नहीं सकते, आपको जितनी टिकट्स देनी है समाजवादी पार्टी को वो सारी मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें तकलीफ नहीं है। ओबीसी आरक्षण का तो प्रावधान ही नहीं रखा, तो हो सकता है आगे चलकर इस पर एक बवाल हो, वो हमें तब देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस चीज का है कि आज दो बातें आई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य में किसी भी तरह किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, आप लोगों को समर्थन करेंगे तो चीजें बढ़ जाएंगी। अमित शाह अपनी बातों को क्लियर कर चुके हैं। फिर भी जो बात आ रही है उसमें मुख्य रूप से प्रॉब्लम क्या है? देखिए ये तो मैंने सरकार से भी एक सवाल है, इसीलिए मैंने जेडीयू से पूछा था कि वर्तमान स्थिति जो है उसी के अकॉर्डिंग कर दें, फिर डिमिलिटेशन की जरूरत क्या है? भाई उसमें तो सभी लोग एग्री हैं, लेकिन वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है तो वो भी जरूरी है, तो कैसे बात बनेगी? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, आपने टाइम दिया, थैंक यू। देखिए राखी जी, महिला आरक्षण 2023 में ऑलरेडी सहमत हुआ था। नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2026 तक 12 साल सोए थे। अभी लोगों में गुमराह करना, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव, महिलाओं के मुद्दा उठा के वोटिंग अपना उसको आमिष दिखा के लूटना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इतना जल्दबाजी क्या है? ये चुनाव का अभी 28 को होने के बाद करना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि इन्होंने
किसी को भी विश्वास में नहीं लिया, सर्वदलीय बैठक नहीं लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? सब पार्टी को, अपोजिशन को लेके एलओपी राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, जितना यूपीए है, और सबको साथ में विश्वास लेके चर्चा होना चाहिए था। इन्होंने करनी और कतनी अलग है। इनको नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट हाउस में चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डर लगता है, तो ये महिलाओं को क्या सम्मान करते हैं? मैं बीजेपी नेता को पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक कितना महिलाओं के आप लोगों ने 10 काम, कौन सा अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी? बताइए। निर्मला सीतारामन को बनाया, उसको तो रबर स्टैम्प पीएम ऑफिस से फाइल आता है, रबर स्टैम्प पे साइन मारती है। और मुर्मू जी बने, अरे इसके पहले लोकसभा प्रेसिडेंट हमने बनाया मीरा कुमारी जी को, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को बनाया, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। हमको महिलाओं को हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हम महिला विधेयक को कभी भी, महिला आरक्षण को कभी भी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन कभी भी अगेंस्ट नहीं है, हमेशा हम स्वागत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये लोग करनी और कतनी बीजेपी आरएसएस, आज भी 300 साल हुआ, बीजेपी में एक भी आरएसएस के कार्यालय में एक भी महिला नहीं है, तिरंगा ध्वज लगाते नहीं है। ये लोग करनी और कतनी अलग है। इन लोगों ने अगर इतना ही करना है 543, इसके ऊपर आप आरक्षण दे दो। इतना साउथ में कमजोर करना बीजेपी का, साउथ में कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी रिजाइन देना तय है, नरेंद्र मोदी खत्म हुआ है, स्टील फाइल में नाम आ गए, ट्रेड डील में फंसा हुआ है, ईरान, इराक, इसराइल युद्ध भी चल रहे हैं। आज कोविड के टाइम जैसा परिस्थिति आ गए, महंगाई चरम पर है। अभी जेडीयू के ये जो नेता है या प्रवक्ता, ये लोग सीबीआई ईडी के अंडर दबे हुए हैं। इनके ही चीफ मिनिस्टर रिजाइन देके अभी राज्यसभा पे लिया, एक छू भी नहीं बोला ये लोग, और इधर आके इंटरनेशनल चैनल पे बैठ के कुछ भी बकवास कर रहे। कांग्रेस जिम्मेदार है क्या? कांग्रेस जिम्मेदार है? आपका नेता हमारे साथ ही था, अभी आप लोग सीबीआई ईडी के डर से उधर चले गए, भूल गए क्या भाई साहब? दूसरी बात देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी अपोजिशन को थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था। तुरंत मीडिया में गए, आरक्षण, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे मौका तो दे दो, कुछ तो अच्छा काम करो। मुस्लिम है, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की कुछ भी बात नहीं है। जाति जनगणना 2011 का मुद्दा उठा के वही आरक्षण करे 33%। हम 100% तीनों विधायक को हम विरोध करेंगे। महिला आरक्षण को कांग्रेस पार्टी, यूपीए कभी भी अपोजिशन नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से 2026 तक आए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। नरेंद्र मोदी थोड़ा भी कुछ भी कोई करनी और कतनी, आरएसएस, बीजेपी, इनका ही नेता कितने खतरनाक लोगों के ऊपर इन्होंने एक ममता बनर्जी इतना चुने हुए प्राइम मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर को कितना तकलीफ दे रहे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, इनका चुनाव आयोग 3 बंदर बैठे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर संधू जी, डॉक्टर जोशी जी, तीनों बैठ के कठपुतली बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। एक रेखा गुप्ता छोड़ के इनके पास कौन है? कौन सा महिला को न्याय दिया? कितने लोगों को? इनका ही बीजेपी में महिलाओं को टिकट कितना % दिया? 3% भी नहीं दिया। इनके मिनिस्टर, वो भी एनडीए का सब मिलके 7 मिनिस्टर है, उसमें से सिर्फ पावर किसको है? आप बताइए। मैं बीजेपी नेता को और उनके संगठन जेडीयू को भी पूछना चाहता हूँ, आप करनी और कतनी अलग है। आप लोगों ने हमेशा एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी की महिला थी, उनके ऊपर भी आप लोगों ने केस किया, डराया, धमकाया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जयललिता की बात देखी है, जयललिता को भी तकलीफ बहुत दिया। महिलाओं के ऊपर इनका कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी स्टील फाइल, ट्रेड डील और पूरा गुमराह करने का ये जो तमाशा चल रहा है, ये तमाशा रुकना चाहिए। ठीक है शिवानंद जी, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी यूपीए हम समर्थन करेंगे। महिला आरक्षण मिलना चाहिए। आर्टिकल 368 आधार से महिला आरक्षण मिलना चाहिए। अगर इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी लेके चल रहे, इन्होंने 543 के ऊपर 33%। ठीक है शिवानंद जी, रुकिए। बहुत सारे मेहमान 850 देने का क्या करना है? पहले सब लोग एक बार अपनी बात रख लें, प्लीज रुकिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, गौरव जी, 2-3 बातें हैं जिसका विरोध हो रहा है। एक तो परिसीमन, एक सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य विपक्ष का महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। सब लोगों की प्रतिक्रिया देख ली, सबके स्टेटमेंट है। परेशानी इन्हें परिसीमन से है। ये चाहते हैं वर्तमान में जो सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग आप 33% आरक्षण कर दीजिए, तो उन्हें परेशानी नहीं है। परिसीमन आप करेंगे उसमें इनको डाउट है।
ओबीसी को आरक्षण का क्राइटेरिया ही नहीं है, उसमें इनको डाउट है। तो ये जो चीजें आ रही हैं, इसके लिए क्या समाधान निकाले? तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी तकलीफ है कि सर्वदलीय बैठक नहीं करी। राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और यदि ये कहते हैं कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसी पर 33% का आरक्षण दे देना चाहिए, तो ये सीटें तय हुई हैं। जो पुराने जो फ्रीज ईयर था वो 1971 का था, और तब से अब गंगा में पानी काफी बह चुका है और आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत सब्सटेंशियल बढ़ चुकी है। और अगर देखा जाए क्षेत्र के हिसाब से तो कहीं घटी भी है, कहीं बहुत ज्यादा बढ़ी है, कहीं मध्यम स्तर पे बढ़ी है। उत्तर भारत में काफी बड़ी, यूपी बिहार में आबादी बहुत ज्यादा है। अकेले यूपी की आबादी 25 करोड़ है। तो ये बात सही है कि कहीं सीटों की संख्या बढ़ सकती है, कहीं घट सकती है, लेकिन एक बात तो तय कर दिया सरकार ने कि घटेगी सीट कहीं नहीं। और जो बढ़नी चाहिए, क्या वो आबादी के प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़नी चाहिए? क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? क्या ये गणितीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या ये न्याय नहीं होना चाहिए? और अगर ये 1971 के हिसाब से ही अगर उसमें बढ़ाना चाहते हैं तो क्या वो जस्टिफाइड हो सकेगा वर्तमान के आवश्यकता के अनुसार, उसके नीड के अनुसार, उसके प्लानिंग के अनुसार? तो मुझे लगता है कि एक तो इनका प्रश्न ये खारिज हो गया। और रही समर्थन की जहां तक बात है, तो महिला आरक्षण पर तो ये विरोध कर ही नहीं सकती, वो इनके गले की हड्डी हो चुकी है। लेकिन ये चाहते भी नहीं है, ये चाहते भी नहीं है, उसको रोड़ा अटका रहे हैं। कहीं मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कोई बोल रहा है तो कोई ये कह रहा है कि इनको इतना आरक्षण पहले ही दे देना चाहिए था, अपने लोगों को इतना लड़ा देना चाहिए था। तो ठीक है भाई, अब तो आरक्षण मिल रहा है, अब तो सबकी मजबूरी हो जाएगी उतने महिलाओं को सीट देना सदन के अंदर, तो उसका स्वागत करिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या विरोध है? और जनगणना की जहां तक बात है तो स्वाभाविक है, एक फ्रेश जनगणना तो होनी चाहिए, एक सेंसस होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी सेंसस 2011 का है, तो वो भी हर जगह की बदल चुकी है। तो एक करंट डेटा आनी चाहिए। और अब तकनीक की बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक एक व्यक्ति गिना जा सकता है, चुना जा सकता है, उसके हिसाब से अच्छे तरीके से प्लानिंग हो सकती है। और उतना ही नहीं, किस राज्य को कितना पैसा जाना है, क्या अलॉटमेंट होना है, उसका अच्छी तरीके से आवंटन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए और स्वस्थ बहस में हिस्सा लेना चाहिए। उनके जो ग्रीवांसेस है, उस ग्रीवांसेस को सदन के पटल पर रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग खुले रूप में भी विरोध कर रहे हैं और पर्दे के पीछे भी विरोध कर रहे हैं, तो ये इनका महिला विरोधी चेहरा जो है स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि यही वजह है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जिस तरीके से देश की आधी आबादी ने अब तक इनको सजा दिया है, कांग्रेस को तो 1984 के बाद से ही सजा दे रही है और भी पार्टियों को दे रही है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनका ही नुकसान है। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है, ये बहुत देश को पैराडाइम शिफ्ट लाएगा। और देश की जो आधी आबादी है, जो महिला शक्ति है, जो मातृशक्ति है, देश की पॉलिसी मेकिंग में, कानून बनाने में, डेवलपमेंट में, और जो विकसित भारत का एक लक्ष्य है, उसमें अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को डाल सकती है। भारत के साथ सब जुड़ सकते हैं और न्याय हो सकता है सभी वर्ग के साथ। और रहे ओबीसी आरक्षण वगैरह की जहां तक बात है, तो निश्चित रूप से इस पर भी स्वस्थ चर्चा होगी, उसका भी रास्ता निकलेगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। यशी, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो बार बार इस चर्चा में रखी जा रही हैं, सवाल क्योंकि मुख्य रूप से आरक्षण को लेकर है। आपके यहाँ से तो क्योंकि अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिला आरक्षण की बात करी, तो वहां से तो ये कह के होगा कि धर्म के नाम पर कोई आरक्षण ही नहीं होगा, आप लोग पर्टिकुलरली टिकट्स देना चाहें तो दे सकते हैं। सवाल इस बात का है कि अभी जो गौरव जी कह रहे थे या इसके पहले विमलेंदु जी कह रहे थे, ये जिस पॉइंट को रख रहे हैं, सबसे ज्यादा जोर इस बात पे हो रहा है कि आप लोग समर्थन करके इस चीज को पहले तो आगे बढ़ाएं, वरना एक बहुत बड़ा जो एक कहते हैं ना कि आरोप आप लोगों पे आ जाएगा विपक्ष पे कि आप लोग महिला विरोधी हैं या महिलाओं का सम्मान नहीं चाहते या उनकी भागीदारी को नहीं देखना चाहते। अब इससे कैसे निकलेंगे, बताइए। देखिए, हमारे जेडीयू के साथी से आपने पहले बुलवाया, भाजपा से पहले बुलवाया, अब वो कैसे सहयोगी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, हंसी भी आ रही थी कि सम्राट चौधरी जी की सगा जो पुरुष हैं, कोई महिला मुख्यमंत्री बनाते और फिर महिलाओं की बात करते तो और अच्छा लगता। उनसे सो बेचारों से कुर्सी भी छिन गई, और कुर्सी छीनी उन्होंने जिन्होंने कहा था मैं नीतीश कुमार से कुर्सी छीन लूंगा, और छीन के दिखा दी उन्होंने। और आज वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम इतना पक्ष तो रखते हैं कि सम्राट चौधरी जो अब भारतीय जनता पार्टी में है। अरे भाई, विमलेंदु जी बीच में नहीं बोले थे, प्लीज एक एक बार सबको बोलने दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो कम से कम सहयोगी के रूप में इतना तो मांग कर लेते कि जब महिला आरक्षण की बात आ रही तो कम से कम महिला मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो भी नहीं कर पाए। तो अब कैसे सहयोगी आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की।
भारतीय जनता पार्टी का अटल आडवाणी युग का अंत हो चुका है, ये सब जानते हैं। अटल आडवाणी जी ने, दोनों ने मिलकर के कई बार प्रयास किया, महिला आरक्षण लाने की बात की, तब भी हमारे पितृपुरुष, हमारे महानायकों ने हमेशा यही बात की, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समृद्ध महिलाएं और शहरी महिलाएं जो वैसे ही बहुत हद तक संपन्न हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन वर्ग की महिलाओं का क्या होगा, उन्हें हक अधिकार कैसे मिलेगा? हम लगातार इस बात को बात कर रहे हैं। तो हम पीडीए में हम आधी आबादी की बात करते हैं, आप 33% की बात कर रहे हो। जनगणना हो, आधी आबादी को आधा प्रतिशत, पूरा आधा हिस्सा दीजिए ना, किसने रोका है? हम कहीं विरोध नहीं कर रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है कि सब विरोध कर रहे हैं, विरोध कर कौन रहा है? विरोध तो ये स्वयं कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे पिछड़ों को आरक्षण, नहीं देंगे दलित को आरक्षण, नहीं देंगे हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण, नहीं देंगे हम सामान्य वर्ग की महिलाओं को आरक्षण। आखिर आरक्षण देने में दिक्कत क्या है? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तब किसने सपोर्ट किया? तब हमने क्या कोई विरोध किया? हमने उस वर्ग का ध्यान रखा जो सामान्य वर्ग है और उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम अगर बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक की, तो कहां से बात आ गई कि धार्मिक आधार पर हम बात कर रहे हैं? कोई देश में छूटे नहीं है, भारत गुलदस्ता है विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्म का, विभिन्न क्षेत्रों का। अगर कोई छूट रहा है तो उसके हक आबादी की बात करना क्या गुनाह हो गया है? अगर जनगणना होगी तो जनगणना से सारी चीजें आप बात आएंगी। जब जातीय जनगणना की बात तय हो गई कि इस सेंसस में जातीय जनगणना की बात करेगी, तो आखिर ये सरकार बैकफुट पे क्यों आई? आडवाणी जी ने खुद कहा था सदन के अंदर और चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था कि 33% आरक्षण सारी पार्टियां अपनी पार्टी के अंदर आरक्षित करें। क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी कि 33% आरक्षण उन्होंने किया आडवाणी जी से लेकर के अभी तक? मुझे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 28 राज्यों में 8 यूनियन टेरिटरीज में कितनी महिला प्रदेश अध्यक्ष है? कोई एक नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी। और छोड़िए, मैं सीधा सवाल करता हूं, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम यहां बता दें, गौरव मिश्रा जी। अगर आप हक अधिकार प्रतिनिधित्व देते हैं, महिला मोर्चा जो आपके यहां होता है, उनका नाम बता दीजिए बिना गूगल करके। आप कितनी जानकारी रखते हैं संगठन को, कितना न्याय देते हैं महिलाओं को? आरएसएस के अंदर बता दीजिए कि कौन सी महिला जो है वो प्रतिनिधित्व करती है, जो आपका पितृ संगठन है। कोई एक नाम बताइए जो आपने अभी तक सुना हो। एक नाम बता दीजिए कि ये प्रमुख महिला है, आरएसएस का प्रतिनिधित्व करती है और कहीं चेहरा दिखता हो उस महिला का। तो महिला विरोधी तो आप खुद हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है। आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आरक्षित वर्ग के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति से कितने लोगों को सदन में टिकट दिया था? एक नाम बता दें, एक नाम कि आरक्षण के अलावा इन्होंने दिया। और समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों को दिया और जिसमें से एक जीत के आए, जो अयोध्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी। हम गर्व से कहते हैं प्रभु राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रतिनिधित्व दिया। आप बताइए ना, आरक्षित वर्गों को आप कहां रखते हैं? आप समेटना चाहते हैं महिलाओं को उसी दायरे के अंदर, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर वालों को समेट के रखा है। कहां है उनकी धर्मपत्नी? बताइए। अमित शाह जी की धर्मपत्नी कहां है? अगर आधी आबादी को आधा हिस्सा देते हैं तो कहां चेहरा दिखाई देता है इनके घर वालों का, प्रतिनिधित्व का? कहीं दिखता है? ये खुद महिलाओं को घर के अंदर चार दीवारी में रखते हैं। जो मनुस्मृति कहती है कि पहले पिता के अधीन रहेगी महिला, फिर पति के, बाद में पुत्र के। तो ये जो बांधने का काम करते हैं, ये मनुस्मृति के संविधान में बाबा साहब ने हमको सबको अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया कि पुरुष के बराबर आधी आबादी के हिसाब से आप अधिकार ले सकते। क्या भारतीय जनता पार्टी देती है? ठीक है, मैंने सीधा सवाल किया। 28 प्रदेशों में, 8 यूनियन टेरिटरीज में भारतीय जनता पार्टी का महिला प्रदेश अध्यक्ष कौन है और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सवाल का जवाब दे देंगे। और कितना अनुसूचित जनजाति या जाति को इन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? ठीक है, मैं जवाब लूंगी। जल्दी से 2 प्रतिक्रिया आ जाए। रीना जी, मुझे सुन पा रही हैं? मैम, महिला आरक्षण पे जो कुछ भी हो रहा है और जो सवाल सबसे बड़े सामने आए हैं, ये किसी से अब छुपे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी का इस पे क्या पक्ष है? आप खुद भी एक महिला हैं, कैसे इस चीज को देखती? देखिए राखी जी, आपको और आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि महिला आरक्षण जो सशक्तिकरण वंदन इन्होंने किया था 2023 में, जिसमें पहले भी राखी जी आपने डिबेट की थी और हमने उसका खुलकर समर्थन किया था और कहा था कि इसको आगे आप लागू कीजिए। आपको ये पता होगा कि 2023 में लोकसभा, राज्यसभा और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने तक ने उसको पास कर दिया था और वो विधेयक पास हो गया था, सब कुछ हो गया था। मगर खुद इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने
2011 का वो जनगणना को आधार ना मानकर उसको पारित नहीं करने दिया, ताकि के आगे के चुनाव में 33% ना दे सकें। जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि इनके 22 राज्यों में इनकी जो सरकार है, वहां पर कितनी मुख्यमंत्री इनकी महिला हैं, कितनी महिला मंत्रियों को इन्होंने कैबिनेट में लिया हुआ है, महिलाओं की खुद टिकट संख्या इनकी कितनी कम है। तो जहां ये महिला सशक्तिकरण की बात करते, वंदन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो आज देश में जहां पे भी नारी के साथ दुर्व्यवहार वो प्रचार हो रहा है, उसमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही इन्वॉल्व हैं, नेता ही इन्वॉल्व हैं। तो महिला सशक्तिकरण और खासतौर से वंदन में भारतीय जनता पार्टी तो नगण्य है, ये तो साबित हो चुका है। जहां हमारे प्रधानमंत्री अपनी पत्नी तक को सम्मान नहीं दे पाए, तो वो देश की नारियों को क्या सम्मानित करेंगे, ये भी एक सोचनीय बात है। दूसरी बात ये है कि जब संविधान में बोला गया है कि 550 मैक्सिमम तय की गई है संख्या, संविधान में, मैं राखी जी आपको बता रही हूं कि संविधान की संख्या 550 तय की गई थी। अब अगर इनको 33% देना है, जो हमारी 543 है, उसमें देते, और अभी तक इतने चुनाव, जब 2023 में महिला सशक्तिकरण वंदन अधिनियम पास हो चुका था राज्यसभा से, लोकसभा से, राष्ट्रपति से, तो उसको क्यों नहीं लागू किया गया? इतने चुनाव हो गए, उनमें महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ता। अरे आपने अगर नहीं पारित किया था, तो आप कम से कम जितने चुनाव हो रहे हैं अभी भी आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी कितने 33% महिलाओं को हिस्सा दे रही है। बिहार अभी लेटेस्ट उदाहरण है, 12,000 रुपए तो महिलाओं को बांट दिए गए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना करके बांट दी गई, और उसके बाद महिलाओं के इस बहाने बना के उनके खाते बंद कर दिए जा रहे हैं, उनको पैसा बांटना बंद कर दिया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण का जो ये दमखम भरती है भारतीय जनता पार्टी, पहला तो वही झूठा है पूरा, कहीं से भी ये महिलाओं के स्रोत नहीं है। इनको वोट चाहिए, एक्सपिन फाइल को इनको दबाना है, जो ईरान और यूके वो उसका इजराइल का युद्ध हो रहा है उसको इनको दबाना है। तो इन सब बातों से बचने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, नए मुद्दे ढूंढ रही है ताकि जनता को भटकाया जा सके। अब 2 दिन बाद जब बंगाल में चुनाव है, तब तमिलनाडु में चुनाव है, तभी इन्हें महिला सशक्तिकरण बिल याद आ रहा है। इससे पहले ये 23 से लेकर 26 तक, 3 साल हो गए हैं, इस सशक्तिकरण बिल को जो कि पास कर दिया जा चुका था, इसको क्यों नहीं लागू किया गया? सरकार तो पिछली भी आपकी थी और सरकार ये भी आपकी है, तब भी आप बहुमत में थे, आज भी आप बहुमत में हैं। मतलब ये दिखावा है देश की जनता को मूर्ख बनाने का। और राखी जी, देश की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए इन्होंने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने का काम किया था, बहुमत में बिल्कुल नीचे तक ले आए हैं। और अब इन्हें ये डर है, बंगाल तो इनको मिल नहीं रहा, जिसके लिए इन्होंने एड़ी चोटी जोड़ लगा दिया है। बंगाल ये ममता दीदी की जितनी बेइज्जती कर चुके हैं, जनता ने देखा है, देश की महिलाएं देख रही हैं। निरंतर एक महिला का अपमान करने वाली पार्टी को बंगाल की जनता, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बंगाल तो ये नहीं जीत रहे हैं, जो कितना भी ये कर ले कि हम महिला सशक्तिकरण बिल ला रहे हैं। जेडीयू की बात करें, महिलाओं के मामले में जेडीयू ने कितनी महिलाओं को दे दिया? आज आप एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने कितना दे दिया? नीतीश कुमार जी को हटा दिया तो किसी महिला को बनाते? आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब तो बिहार और भी आपकी जगह जहां जहां सरकारें हैं, कहीं महिला उप मुख्यमंत्री है? नहीं। कहीं पे भी महिलाओं को कुछ आपने अच्छी जिम्मेदारी दी है? नहीं। एक रेखा गुप्ता जी जिनको कि पप्पू का स्लोगन मिल गया है, क्यों? क्योंकि वो वहां पे नित्य प्रतिदिन रोज ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान दे रही हैं, वो एक उसके बारे में सब बयान उनके बाजी चल रही है, जो वो भी एक मूर्खतापूर्ण वो मुख्यमंत्री साबित हो रही हैं। तो कैसा भारतीय जनता पार्टी ये प्रमाणित कर सकती है कि हम जो है महिला सशक्तिकरण की बात करना था, तो आप 23 में आपने पारित कर दिया था, जिसका मैंने स्वागत आपके चैनल में ही किया था। राखी जी, आपको याद होगा, मैंने चैनल में स्वागत किया था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ा रहे हैं, इसको तत्काल पारित करें। विपक्ष भी यही चाहता है कि इस पे बातें नहीं, इसको पारित किया जाए और लागू किया जाए। ठीक है, मगर 543 सीट पर आपको किस बात का डर है? आपको किस बात का? क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी में आपने 33% महिलाओं को सम्मान दिया ही नहीं है। आज आपके पास 33% संख्या में महिलाएं हैं ही नहीं, इसीलिए आप 543 बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है एहतेशाम जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी राखी जी। एहतेशाम जी, आपकी भी जल्दी से बात, क्योंकि ये जहां तक कल का इंतजार है, वोटिंग हो जाएगी, ये चीज आगे बढ़ती है या नहीं, टीएमसी इसे कैसे देख रही है? क्योंकि परिसीमन पर ही सवाल है, ओबीसी आरक्षण आ गया है, और बीच में एक पॉइंट खैर वो समाजवादी पार्टी ने उठाया था, तो मैंने उस चीज को इंक्लूड किया, लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें सबसे ज्यादा परिसीमन को लेकर विवाद। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और महिला की बात करें, इस पर जो है सूट नहीं करता, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि महिला के नाम पर जब 2023 में अपोजिशन की तमाम पार्टियां ने सर्वसम्मति के साथ में जब पास कर दिया, तो उसके बाद में हमारे तमाम पैनलिस्ट यही बात बोल रहे हैं कि उनको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज 240 एमपी पूरे भारत में इनके पास में है अभी जो संख्या है, और तीसरी बार ये सरकार में विराजमान है, तो ये कितने महिला इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने महिला इनके पास में, ये महिला की बात करने वाले जब पार्टी है, तो कितने इनके मिनिस्टर हैं। मैं आपको एक बात आगे बताता चल रहा हूँ कि अभी पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की कुल सीटें हैं राकेश जी। तो मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से, जो पूरा दुनिया देखता है, पूरा देश देखता है, और भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की बात करती है, तो इसमें कितने महिला कैंडिडेट भी हैं। इन पे सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 33% के हिसाब से समझ लीजिए 100 कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कैंडिडेट की संख्या जो है 40 के अंदर दी है। तो ये सिर्फ महिला के नाम पर जो है देश को जो है माइंड को डाइवर्ट, अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अभी भी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, बड़े बड़े मैटर हुए हैं, लेकिन माइंड डाइवर्ट करने के आप बताइए कि आप 48 घंटे के अंदर में आप इसको पारित करना चाहते हैं इतना जल्दी, ये कितना जल्दबाजी क्यों है? आपको थोड़ा समय दिया। अभी देखिए कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा, पश्चिम बंगाल में वाइटल इलेक्शन है, जहां जिंदगी और मौत की बात है, जहां इज्जत की बात है, जहां महिला का समझ लीजिए कि एक महिला मुख्यमंत्री, जो पूरा देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर समझ लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए। क्यों? यहाँ महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन पूरा देश, पूरा बंगाल, पूरा जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला की बात कर करके वो विरुद्ध हुई काम करते हैं। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये सिर्फ जो है, ये भी एक ढोंग है, ये भी एक जुमला है, ये एक दिखावा है। इस तरह का कोई भी समझ लिए रात को 12 बजे इन्होंने बिल पास किया था, तो इस तरह का नहीं होता। अभी जब इलेक्शन हो जाता है पश्चिम बंगाल का, कर्नाटका का, उसके बाद में ये तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां सभी को बुलाते और उसके बाद में ये इस तरह का बात रखते कि 33% का आरक्षण। अब रहा पहले जनगणना होना चाहिए, फिर समझिए जाति का जनगणना होना चाहिए, फिर धर्म के आधार पर योजना होना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जब महिला की बात करते हैं तो कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय का हो, देश की महिला होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जनजाति का हो, इस तरह का समझिए। लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी महिला को नाम पे, महिला आरक्षण के नाम पे माइंड को डाइवर्ट करने मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इनका सत्ता बन जाए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यहाँ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सपना साकार नहीं होगा। चौथी बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह खाने पड़ेगी। राकेश जी बड़ी बड़ी बात करते हैं ये, लेकिन इन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। ठीक है एहतेशाम जी, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से बोलिएगा। राखी जी मैंने निवेदन पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछा था सबके पास आऊंगी बहुत जल्दी, वो 28 राज 8 यूनियन टेरिटरीज में और अपने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दें, मैं गौरव जी से काम बता दें। ठीक है, हाँ गौरव जी पहले आप बोलिए, सभी को समय दूंगी, बस प्लीज 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में कंप्लीट करिए। जी राखी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। ये महिला आरक्षण विधेयक लाने वाली पार्टी अगर कोई है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। और 30 वर्ष से जो सवाल साहब हाथ जोड़ के विनम्रता से ये पूछा है आपने, हिस्सेदारी कितनी दी है पूछो, वो भी बताएंगे, वो वही बता दीजिए। 28 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष में किसी एक महिला का नाम बता दीजिए, कोई एक अनारक्षित सीट से किसी आरक्षित वर्ग हाथ जोड़ के पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार, समझ में नहीं आएगी, एक एक करके विंग हमारी जिसकी वो मेरे पार्टी का मोर्चा है, महिला मोर्चा है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है महिलाओं का। और आनंदीबेन पटेल हमारे ही पार्टी से मुख्यमंत्री भी बनी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए भाई, गर्व होना चाहिए महिलाओं पे आपको।
हम तो कह रहे हैं महिला आरक्षण आना चाहिए, नाम बताइए ना। वनिति श्रीनिवासन, वो वनिति रंगनाथन हमारी पार्टी की महिला मोर्चा उपलब्धि बता दीजिए, आपने उनको किस स्थान पे रखा है? कोई निर्णायक भूमिका में है वो? वनिति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहीं निर्णायक भूमिका में है वो? छोड़िए ना, आपको क्या बताएंगे, आप हमारे एग्जामिनर थोड़ी आप नहीं बता पाएंगे, छोड़ तो तभी रहे। आप 28 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए, यूनियन टेरिटरीज नहीं दे पाए, आप अनुसूचित जाति जनजाति का कोई एक नाम नहीं बता पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में नहीं, वो जवाब नहीं दे रहे ना राखी जी। दिक्कत ये है कि लंबी बातें करके सुनते रहेंगे, जब हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आती है तो नहीं दे रहे हैं ना। सवाल तो वही है, सुरक्षित हो, वो देश की महिला आइकॉन नहीं हो सकती। ममता बनर्जी देश की महिला आइकॉन नहीं हो सकती, क्योंकि वहां वो बलात्कारी राज्य बन चुका है। इसलिए आप लोग ऐसे ही लोगों को समर्थन करते हैं जो महिला विरोधी है और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ठीक है गौरव जी, एक सेकंड। फौजी महिलाओं के साथ, फौजी की पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, नग्न अवस्था में उसे घुमाया गया। अरे आप पहले ये बताइए, 30 वर्ष से आप क्यों कुंडली विरोधी दल में समस्या यही है राखी जी, 30 वर्ष से क्यों नहीं आवाज उठाया महिला आवाज नहीं उठाया महिलाओं के पक्ष में? आज उनको अधिकार देने की भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारी योजनाएं उज्ज्वला योजना किसके लिए सबसे बड़ा लाभ? हमारा जनधन योजना महिलाएं लाभान्वित है, स्वच्छ भारत योजना महिलाएं लाभान्वित है, शौचालय बनाने का काम महिलाओं के लिए ऐसे प्लीज किसके लिए? महिलाओं के लिए। मैम एक सेकंड रुकिए, राखी जी नम्रता के साथ सवाल किया गया था, आगे हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व पर बात हो रही है तो उस पर जवाब देते। ये योजना बता रहे हैं, योजनाओं का क्या मतलब है? आज हिस्सेदारी की बात हो रही है ना, उस पर सवाल किया तो जवाब दे। महत्वपूर्ण राजनीतिक उनको बीमार करने के लिए क्यों छोड़ दिया? अरे हम लोग महिलाओं को आरक्षण जो आज तक नहीं मिला था, वो महिलाओं को आरक्षण कम से कम आरक्षण आज मिलने तो दीजिए। महिलाओं को आरक्षण आ जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 2029 में वो 543 सीटें हैं, इसके अनुसार से 33% महिलाएं सदन में आ जाएं। उसके बाद आगे सरकारें बनेंगी, चर्चा होगा, अति पिछड़ा जो है वो धर्म। अब तो देखिए धर्म के आधार पे मुख्यमंत्री ये लोग जो है सपा के लोग तो कर रहे हैं को मारने का काम आपने किया, मुसलमानों को ही दे रहे हैं। शिवानंद जी बोलिए जल्दी से, किसी ने मना तो किया नहीं है। सर प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा ना आप लोगों को समय देने के बावजूद कैसे कोई समझ पाएगा आप लोग बोल क्या रहे हैं? तो सबसे पहले अपने अंदर झांक लें। राजनीतिक शुचिता की जब बात आएगी, विमलेंदु जी बस प्लीज रुकिए, विमलेंदु जी और रीना मैम प्लीज, गलत बात है सर। तंदूर कांड वाले कांग्रेस बोलेगी, जो तंदूर कांड किए हुए लोग हैं वो कांग्रेस बोलेगी। एक महिला मुख्यमंत्री अपमान करके इन्होंने वसुंधरा राजे को हटा दिया, मायावती को हटा दिया, उमा पाटिल जी को हटाया। तंदूर कांड पे बोलिए, तंदूर कांड पे। तंदूर कांड वाले कहाँ हैं? वो बोलेंगे। पार्टी की चीफ महिला क्या हाल है? कभी मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट बने क्या? अरे आपने तो अपने सांसद को मुख्यमंत्री आवास में पिटवा दिया। आज उमा भारती आपने तो अपने सांसद को पीटा है, महिला सांसद। चलिए एक बात तो समझ में आ रही है, देखिए कहीं मत जाइए। बात इस चीज की है कि कल का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि बिना विपक्ष के तो चीजें इतनी आसानी से होंगी नहीं। तो देख लेते हैं कौन कितना आगे उसको लेकर जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ओबीसी महिलाओं के लिए बस तैयार रहिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को बस गौरव जी, ओबीसी महिलाओं को क्राइटेरिया में नहीं रखा है कि विरोध आ सकता है, क्योंकि महिला है और यदि हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। एक बार पहले महिलाओं का प्रतिनिधित्व आने दीजिए, निश्चित रूप से वो भी विषय हल हो जाएगा। हाँ ठीक है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व। ओम बिरला साहब की बिटिया को आईएएस बनाएंगे का ये प्रयास है। ये ओम बिरला साहब की बिटिया को आईएएस बनाएंगे, ऐसे ही प्रतिनिधित्व देंगे, और वो भी सीधी भर्ती से, बिना एंट्रेंस एग्जाम के। कोई मनुस्मृति पर ज्ञान झाड़ रहा है। चलिए, और कोई ममता बनर्जी प्रदेश। चलिए फिर चर्चा में बैठेंगे, फिर 3 दिन का सत्र है। फिलहाल समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए ये तो सदन में भी हुआ, यहाँ भी, और ये होगा, क्योंकि जब तक ये चीजें पूरी तरीके से फाइनल नहीं होंगी सवाल उठेंगे। विपक्ष की अपनी अलग जगह मांग है, वो अपनी जगहों पर अलग अड़े हुए हैं, और सत्ता पक्ष को लगता है कैसे भी करके ये बिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिट होगा। मोदी जी कहते हैं क्रेडिट आप लोग ले लीजिए, लेकिन इस पे समर्थन कर दीजिए। जो एक जायज सवाल आके रुक रहा है उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। और वर्तमान जो स्थिति है उसी पर यदि कर दिया जो 2023 से चला आ रहा था, फिर परेशानी क्या है? तो इसके जवाब देखिए जिम्मेदारों को देना है। सदन में आज पहला दिन था, कल तो वोटिंग ही होनी है। देखिए क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।